In previous class, we have seen the derivation of total resistance called impedance of LCR series circuit connected to AC. AC में कनेक्ट करेंगे तभी करंट फ्लो होता है. अगर DC कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे अगर सपोज DC लगा दिया तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, थोड़ी देर के बाद ब्लॉक कर देगा करंट. It will block it. So we have seen the derivation of impedance. ये आया था ना, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन भी मिला था. ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा हमें ये वाला. एंड इम्पीडेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज टू द पीक करंट और आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस करंट, ओम्स लॉ. एंड इसका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस. एडमिटेंस इसको बोलते हैं, इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल को. यहाँ तक हो गया था. होमवर्क विल कम बैक, होमवर्क बाद में करेंगे. इसी से अभी कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंस में. नाउ रिलेटेड टू दिस, फॉर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ इम्पीडेंस ट्रायंगल. एक इम्पीडेंस ट्रायंगल है जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है. तो इसी डेरिवेशन से हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल का रिलेशन, इम्पीडेंस ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं. देखो, इफ यू सी दिस डायग्राम, अगर ये डायग्राम देखिए, ये वाला है. यहाँ पर VL माइनस VC है, यहाँ पर VR है और ये VM है. इसको हमने सेपरेट बना लिया. यहाँ पर दिस VL माइनस VC अपॉन VR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो tan phi कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी, अभी ओम्स लॉ लगा दिया है ना. करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस, करंट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे. तभी ये रिलेशन बन गया tan phi का. तो इसका ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने. परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस R हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, विच इज नथिंग बट Z. Z आएगा. इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं. तो यहाँ से देखो, cos phi इज R by Z, base upon hypotenuse. Term cos phi is called power factor of circuit. We call it power factor. Short में PF लिख सकते हैं इसको. This is nothing but a power factor. And phi, you know, it is a phase difference between current and voltage. Phi is nothing but a phase difference between current and voltage. So cos phi is called power factor, which is a ratio of R by Z. क्योंकि ये पावर के रिलेशन में cos phi आता है. आगे हम पढ़ेंगे पावर का, एवरेज पावर वहां पर आता है, तो उसको पावर फैक्टर बोला जाता है. पावर फैक्टर अगर पूछा जाता है, cos phi की वैल्यू निकालनी. अगर phi डायरेक्ट दिया है, सपोज phi 60 डिग्री, cos 60 will be 1/2, पावर फैक्टर will be 1/2. एंगल नहीं दिया तो R and Z दिया होगा, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो cos phi की वैल्यू जो आएगी वो पावर फैक्टर होगा. Now if XC is greater than XL, XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टर. वो बड़ा है, कैपेसिटिव नेचर होगा सर्किट का. प्रीडोमिनेंटली इट विल बी कैपेसिटिव. कैपेसिटिव नेचर कैसे पता लगता है? करंट लीड्स इन दैट. कैपेसिटर में करंट लीड्स, पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में. ठीक है. और अगर एक्सी छोटा है एक्सेल से, तो इट विल बी प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव. करंट विल लैग द वोल्टेज, पीछे चलेगा करंट. 90 डिग्री नहीं होगा. अच्छा, इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं आएगा. देखो, फेज डिफरेंस विल बी लेस देन 90. 90 कब आता है बोलो? फाई जब प्योर इंडक्टर होता है या प्योर कैपेसिटर होता है, तब फाई 90 होता है. 0 कब होता है? जब ओनली रजिस्टर होता है. बट वंस ऑल थ्री आर देयर, तीनों है, तो फाई विल बी समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. फाई की वैल्यू 0 एंड 90 के बीच में होगा, है ना. ओके.
पावर फैक्टर की वैल्यू, जस्ट पावर फैक्टर की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर कितना होगा? ओनली रेजिस्टेंस है तो पावर फैक्टर कितना होगा? रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर कितना होगा? फाई कितना होता है रेजिस्टेंस में? 0 होता है, तो पावर फैक्टर 1 आ जाएगा रेजिस्टेंस में। और इंडक्टर में पावर फैक्टर कितना होगा? 0। इंडक्टर इंडक्टर में इंडक्टर कैपेसिटर दोनों में 590 डिग्री होता है, तो दोनों में सी एंड एल में पावर फैक्टर की वैल्यू 0 आएगी। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो व्हाट वी हैव सीन, इंपीडेंस का डेरिवेशन टोटल रेजिस्टेंस के डेरिवेशन से, दिस वाज द डेरिवेशन फॉर इंपीडेंस। इसके डेरिवेशन किया हम लोगों ने, ये आया इंपीडेंस Z, उससे फिर और उसके जो बीच का डायग्राम है ये, इससे हमने इंपीडेंस ट्रायंगल सीख लिया। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, डेरिवेशन इज ओवर हियर। डेरिवेशन मैंने बताया कहाँ पे खत्म हो गया था, हियर। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखने डेरिवेशन में हमें, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर लर्निंग। इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया उसी से ही, और cos phi पावर फैक्टर इज, cos phi is called power factor, term cos phi is called power factor, which is R by Z. Many cases phi is known, power factor can be directly found out, otherwise R by Z से निकाल सकते हैं। This will help us in numerical। जैसे ये क्वेश्चन है कि if impedance of circuit is 10 ohm and phase difference between current and voltage 60 degree, then find R। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। Yes, sir. फाई दिया और इम्पीडेंस किसको बोलते हैं? जेड को। जेड दिया तो आर आ जाएगा। तो दिस इज बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। यस, 5 इज द आंसर। cos phi is equal to R by Z। cos 60 will be half। R निकलना है, Z दिया 10, R is equal to 5 ohm। 5 60 डिग्री दिया था तो cos phi हाफ हो गया। क्लियर? तो दिस इज डन हियर सर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन दैट इज VL एंड VC, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है इन LCR सर्किट? आर एटलीस्ट इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट होगा, आर भी हो सकता है उसमें, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? तो देखो यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया था ये, ओके। तो we made this diagram here। यहाँ पे बनाया था देखो, VL ऊपर था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और VC नीचे एज कंपेयर टू करंट। यहाँ पे करंट लिया और VR भी लिया हुआ, दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री फेज डिफरेंस। करंट से एक जो है 90 डिग्री आगे चलता है, एक पीछे चलता है, तो देयरफॉर बोथ आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो ये क्वेश्चन है देखो, what is the phase difference between voltage across inductor and capacitor? That is VL and VC है, तो 180 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में या फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। इफ यू हैव द डाउट, कितना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। पूछना है इसमें कुछ?
Things are clear so far? Yes, sir. तो ये हो गया now ये होमवर्क में दिया था उस दिन मैंने, I think we are discuss or not, that is discuss हो गया था. Yeah, I'm not. ठीक है, हैं डन. नहीं ओके, नहीं हुआ था. देखो इसके तीनों पॉसिबल आंसर हैं. क्वेश्चन ये है, let me explain you again, what is the effect on impedance if capacitor is removed from the LCR series circuit. तो ये impedance का फार्मूला है टोटल रेजिस्टेंस का. अगर हम कैपेसिटर निकाल देंगे तो Z पे क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर इज may increase, may decrease, remain same depending upon the value of XL and XC. तो सपोज इनिशियल XL की वैल्यू 30 है एग्जांपल के लिए, और XC जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड देयर कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ये चेंज होते हैं ये वैल्यू. ठीक है, तो 30 एंड 10 है, तो 30 यहाँ पे आएगा और 10 यहाँ पर. इनिशियली कितना 10 का 20 है डिफरेंस में. जब हमने XC निकाल दिया ये 0 हो गया, तो ये सॉरी ये निकाल दिया, यहाँ पे 30 बचेगा. पहले डिफरेंस 20 का था, अभी 30. इट विल इंक्रीज. सेकंड सिचुएशन, दिस इज 10, दिस इज 30, ये वाला सेकंड सिचुएशन. तो अभी डिफरेंस कितने का है? 20 का है. इफ यू रिमूव दिस कितना बचेगा? या 10. इट इज डिक्रीजिंग. नाउ थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है, ये 10 है और ये 20 है, तो डिफरेंस कितना है? अभी 10 का है. व्हेन यू रिमूव दिस देन आल्सो 10 इज रिमेनिंग, so no change. सर अगर Yes. हम लोग XL भी 15 ले ले एंड XC भी 15 ले ले तब तो डिफरेंस 0 पर रहेगा. ओके, दोनों इनिशियली 15 है. हाँ तो हाँ नहीं, तो अभी अभी पहले 0 है, बाद में ये निकाल देंगे तो 15 बढ़ जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, है ना. तीन ही पॉसिबिलिटीज है. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जस्ट थिंक, यू कैन थिंक एनी अदर पॉसिबिलिटी. इंक्रीज तो लिख ही लिया हम लोगों ने, डिक्रीज भी लिख दिया, नो चेंज भी लिखा. तीनों हो गए. इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक एनी आंसर इज देयर. ठीक है, तो ये ऑल थ्री. जनरली क्या होता है, टेंडेंसी इज देयर कि इट इंक्रीजेस, है ना. माइनस वैल्यू निकल गई, इंक्रीजेस. इट इज नॉट द राइट, इट इज नॉट ऑलवेज. इट कैन डिक्रीज आल्सो, कैन रिमेन सेम आल्सो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वी हैव टू बी व्हाट इज कॉल्ड, वी हैव टू बी केयरफुल. वापस से समझाइए ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. मैंने एग्जांपल दिया ना, देखो ये तीनों आंसर है, उसको एग्जांपल से समझाया. सपोज इनिशियल वैल्यू 30 है इसकी और XC की 10 ले ली, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है. 20. और बाद में जब हमने ये निकाल दिया तो ये 30 बचेगा. पहले 20 था यहाँ पर ब्रैकेट में, अभी 30 इंक्रीज हो गया. ऐसे ये केस चेक कर सकते हैं, ये केस चेक कर सकते हैं. तो आया था किसी का आंसर? ये होमवर्क में दिया था मैंने. कुड यू गेट दिस? फर्स्ट 2 आया था सर, पर थर्ड रिमेन सेम नहीं आया था. मेरा ये 15 माइनस 15 कर दिया था मैंने, तो मेरा ये आ गया था कि वो पूरा ही हट जाएगा एंड Z विल बी इक्वल्स टू R. नहीं, वो तो इनिशियल था ना. बाद में जब हम कैपेसिटर निकाल देंगे तो 15 तो बचेगा ना, इट विल गो अप. फर्स्ट आंसर होगा. दिस नहीं सोचा था सर मैंने. दे ऑल थ्री आर पॉसिबल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन शुड बी केयरफुली हैंडल्ड. ठीक है, तो ये होमवर्क में क्वेश्चन था. इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो ऑल थ्री पॉसिबल आंसर्स आर देयर. ऐसे एक्सेल के लिए इफ एक्सेल इज रिमूव, वो भी सेम आंसर रहेंगे, सेम आंसर रहेंगे. वन ऑफ देम इज रिमूव, तो आंसर इज गोइंग टू बी सेम. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. If 10 volt is applied across LR circuit, LRC नहीं है इसमें, only inductor and resistor. If voltage across resistance is 6 volt, how much will be the voltage across inductor? तो बोलो इसमें suppose क्या आंसर? Can you try this question here itself? Yes sir. 10 volt is applied across LR circuit. Applied voltage 10 है.
L है और इंडक्टर है, रजिस्टर है। ये 10 वोल्ट है, RMS वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं इसको, और ये 6 वोल्ट है इधर। तो ये VR रेजिस्टेंस के क्रॉस 6 है, रेजिस्टेंस के क्रॉस 6 है, इंडक्टर के क्रॉस निकालना है। तो VR इज 6 वोल्ट, VL निकालना है। तो व्हाट्स द आंसर? 8। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया? V वाला, V is equals to Vx is equals to root VR वाला। ये डेरिवेशन किया था उस दिन हम लोगों ने, बीच में आया था, मैंने बोला न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। हाँ। ओके, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट आई एम ब्रिंगिंग इट बैक हियर। देखो ये सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। 8 इज द राइट आंसर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो कैन यू सी, ये 10 है, VR इज 6 गिवन हियर, और VL निकालना है, VC नहीं, कैपेसिटर नहीं है तो उसको 0 रख दिया। इफ वी सॉल्व इट तो ये 64 आ जाएगा, तो रूट दे लेंगे 8 V आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज नॉट डायरेक्ट। DC में हम कैसा करते थे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐसा करते थे कि नहीं? 10 इज इक्वल टू V1 निकालना है, V2 6, तो V1 इज 4 वोल्ट, है ना, ऐसे लिखते थे। बट यहाँ पे अलग फार्मूला है, एंड वी हैव टू बी केयरफुल। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट इन फेजेस। कोई अब जा रहा वोल्टेज करंट के साथ, उनका फेज डिफरेंस 0 नहीं है, इन फेज नहीं है वो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नाउ यू सी, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखो। यू सी सेकंड पार्ट हियर, व्हाई द अलजेब्राइक सम इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज। अलजेब्राइक सम देखो, ये 8 आया और ये कितना था 6, 8 एंड 6 कितना हो गया 14। अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये 14 हो गया। तो यहाँ से व्हाई इट इज मोर, अलजेब्राइक सम इज व्हाई इट इज मोर। 4 वोल्ट कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? अप्लाइड वोल्टेज तो 10 था ना, तो हाउ कम इट हैज इंक्रीज्ड बाय 4 वोल्ट? बिकॉज कैपेसिटर 0 है। आंसर है इसका देखो, बिकॉज दे आर नॉट इन फेज। सिंस, इसका आंसर जो है सिंस दे आर नॉट इन फेज। डायग्राम से समझो, देखो आंसर ये एनसीईआरटी बुक का आंसर देखो। वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस में इधर होता है, ये 6 वोल्ट है, आर का VR इज 6 है, दिस इज VR, और VL जो है कितना निकला 8, वो, और ये अप्लाइड वोल्टेज होता है इधर पे, ये 10 वोल्ट। तो दे आर नॉट इन फेज, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो वेक्टर में हमने पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इट कैन बी लेस देन आर इक्वल टू द सम ऑफ दैट टू वेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, जब 0 होगा तब दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों का एडिशन। इफ एंगल इंक्रीजेस, रिजल्टेंट डिक्रीजेस। तो आंसर इज दे आर नॉट इन फेज, ऐसे ही लिखना है हमें आंसर, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते उनको। सर अगर इन केस ये कम आ जाता, मतलब 10 से कम आ जाता, देन हम क्या आंसर लिखते? 10 से कम तो नहीं आएगा ये, बिकॉज 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री पे ऐसे ही इन एनी सिचुएशन। तो सिचुएशन पर देखो, VL एंड VC 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो उनका जो डिफरेंस है VR के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो वो
इस तरह से ही रिजल्ट आएगा उसका। पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट, अब ये फार्मूला है ना, देखो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आता है। पाइथागोरस राइट एंगल का ही फार्मूला होता है ना ऐसा। सर मैं उससे वो कम नहीं कहना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इन केस जैसे अभी आया 10 से ज्यादा आया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, कोई और ट्रायंगल होता और मतलब उसकी वजह से वो कम हो जाता, जैसे 10 की जगह 8 हो जाता, देन क्या होता उसका रीजन? अरे तो जितना अप्लाई है उतना ही रहेगा ना। अभी 10 अप्लाई है तो 10 है, 8 है तो कम कम या ज्यादा होने की वो थोड़ी है। ये 10 वोल्ट है, ये दोनों ज्यादा हो रहा है, जितना अप्लाई करेंगे उतना होगा, कम कम थोड़ी हो रहा है। वो 10 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज है वो, और वेक्टर के अकॉर्डिंग ही ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इनका आंसर मैच होगा हमेशा। कम क्यों होगा? कैलकुलेशन एरर हो जाएगी तो कम होगा। इस एंगल इससे मैच होगा आंसर, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा until unless you do the calculation error। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। सी ये यहीं पे करना है इसको। 12 ohm resistor and inductor of inductance this much Henry are connected in series to the 130 volt 50 hertz. Find potential difference across inductor and resistor. इसको नोट करो, जस्ट ट्राई करो। इफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन तो तुम्हारे एसी के क्वेश्चंस इजीली होने लगेंगे। इसको होमवर्क में लिख देते, टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, बट यू ट्राई टुडे and solve and send it, as most of you don't do it. इंडक्टेंस दिया हुआ है ना, ये तो आर डायरेक्ट दिया हुआ है, ये इंडक्टेंस दिया है। आई विल गिव यू हिंट, नोट डाउन, फिर मैं तुम्हें इसकी थोड़े बहुत हिंट दे रहा हूँ। Noted? No sir, 2 minutes. Important question. सर इसको वो Z वाले फॉर्मूले से करेंगे क्या? यस, पहले जेड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जस्ट लिसन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई वोल्टेज इज टेकन टू बी आरएमएस। ये सप्लाई वोल्टेज दिया है, देखो दिस हैज टू बी आरएमएस वोल्टेज है ना, कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आरएमएस वोल्टेज रहता है। ये आरएमएस वोल्टेज रहेगा हमेशा। तो ये एल दिया, सबसे पहले तो एक्सएल निकालना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है एक्सएल का? 2 पाई एफ एल। एफ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। एल इंडक्टेंस हेनरी में दिया, एक्सएल नहीं। इसके बाद फिर जेड, जेड वाले फार्मूले से जेड निकालना पड़ेगा। फिर करंट ओम्स लॉ से आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, करंट आ गया। फिर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वी एल विल बी आई इंटू एक्सएल। यहाँ पे आर एम एस वैल्यू लेंगे तो ये भी आर एम एस आ जाएगा। तो कितने स्टेप करने हैं? पहले एक्सएल निकालना है, जेड निकालना, फिर आई निकालना, फिर वी एल एंड वी सी आएगा। वी एल एंड वी आर, सॉरी सी नहीं है आर। करो इसको खुद, जस्ट ट्राई करो। कैलकुलेशन इजी है इसमें। पाई विल गेट कैंसल, तो एच बी तुम्हारा एक्सेल भी राउंड फिगर में कुछ आ जाएगा। पाई विल गेट कैंसल। तो मोस्टली वी आर यूजिंग ओम्स लॉ।
इम्पीडेंस निकाल के ओम्स लॉ लगा रहे हैं। इम्पीडेंस निकालने के बाद करंट निकालने के लिए भी ओम्स लॉ, फिर पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इज वेरी मच वैलिड हियर इन दिस चैप्टर। और आई थिंक सेम क्वेश्चन तो ये भी दिख रहा है, देखो लेट अस सी। सॉल्व एग्जांपल है, रेजिस्टर दिया, यहाँ पे कैपेसिटर दिया, ऊपर हमने इंडक्टर लिया, यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू दिस सप्लाई, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, वही पहले एक्सी निकालना पड़ेगा। माइक्रोफैरड में दिया है, 10⁻⁻6 लेना पड़ेगा। तो एक्सी का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई एफसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। एक्सी निकालने के बाद फिर जेड निकालना पड़ेगा, फिर करंट निकालना पड़ेगा। नहीं, जो पूछा है उससे वही निकालते जाते हैं स्टेप से। कैलकुलेट करंट, जेड निकाल के करंट आ जाएगा। कैलकुलेट वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, वही वी आर एंड वी सी जैसा ऊपर दिया। फिर से वही क्वेश्चन है कि अलजेब्राइक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस आर मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो देखते हैं इसके आंसर दिए हुए हैं। देखो जेड इज सॉलिड एग्जांपल ही है वैसे तो। जेड इतना आएगा, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 151 आ रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस 160.3, तो दोनों को ऐड कर दो, 311 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। व्हाई दैट, व्हाई द सम इज कमिंग मोर, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट इन फेज। अभी लिखा था हमने आंसर, यहाँ पर देखो एनसीईआरटी बुक का आंसर भी यहाँ पर दिया, दे आर नॉट इन फेज, आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। सिंस दे आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, इसीलिए उनका एडिशन जो है, it is more than the applied voltage, which is 220 volt, which is RMS value always. Applied voltage is RMS value. So resolve, if yes, resolve the paradox. तो यही paradox है, out of phase by 90 degree. ये इसका resolution है. You can just do this question, then you can complete this question. Okay. This question is again important question, but I will not discuss today. ये देखो, this is I think board examination का question है. When 100 volt DC is applied across coil, current of 1 ampere flows through it. 100 volt लगा रहे तो current 1 ampere हो रहा है. Coil means inductor. Coil means inductor. And when 100 volt AC is applied, frequency 50 दी हुई है, then current is 0.5. मतलब ये जो coil है ना, ये जो coil है आरडीएल नहीं है ना, नहीं तो आरडीएल होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। डीसी लगाने में इनफाइनाइट करंट आना चाहिए, बट इट हैज सम रेजिस्टेंस वैल्यू, इज नॉट आइडियल। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है ना, देखो रेजिस्टेंस पूछा है, आइडियल कॉइल का रेजिस्टेंस तो 0 होना चाहिए, बट इसमें 0 नहीं है, बिकॉज देयर इज ओम्स लॉ से आर निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल निकाल लो, इंडक्टेंस निकाल लो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट हिंट इज दिस, एक कॉइल तो है, इंडक्टर तो है, बट आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं। इट हैज सम रेजिस्टेंस आल्सो, इट हैज सम इंडक्टेंस आल्सो, इंडक्टिव रिएक्टेंस आल्सो। इसका Z आ जाएगा, दिस इज 2 in 1 है ना। इसका R भी है और XL भी है, तो इसको 2 in 1 है, एक ही कॉइल। इसको हम ऐसे सेपरेट दिखा सकते हैं, ऐसा कॉइल है, यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ये आइडियल इंडक्टर हो जाएगा, ये रेजिस्टर हो जाएगा। एक ही कॉइल में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, इसीलिए इट इज नॉट आइडियल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिवाइसेस। तो इसको ट्राई करो, विल डिस्कस, नोट कर लो, इस पर ये आ सकता है एग्जामिनेशन में।
एनी डिफिकल्टी सो फार? अभी तक हम लोग इम्पीडेंस का डेरिवेशन किया, उसी के क्वेश्चन देख रहे हैं. मोस्टली वी आर डीलिंग विद द ओम्स लॉ. रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड XL, inductive reactance, and resistance of capacitor is called capacitive reactance, XC, which is equal to 1 upon omega C. Omega is the angular frequency, which is equal to 2 pi f. F is the frequency. F को न्यू भी लिखेंगे. NCERT बुक में F is न्यू. न्यू हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं, look like V. कंफ्यूजन होता है इसलिए F लिख रहे हैं हम लोग थ्रू आउट. All right, so far हाँ बोलो. Yes. मैंने फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल का ट्राई किया. सो मैंने मतलब उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया, V इज इक्वल्स टू IR वाला. सही है. सही है. ये तो ओम्स लॉ हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा ही हम लोगों ने. अभी लिखा है. हाँ, एंड सेकंड में Z इज इक्वल्स टू VM वाला अपॉन वाला जो फॉर्मूला नहीं था वो. VM मीन हमेशा सप्लाई वोल्टेज इज नॉट द मैक्सिमम. सप्लाई वोल्टेज RMS, VRMS होगा. RMS करंट मिलेगा. ओके. वैसे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं करेगा यहाँ पर, बट वी शुड नो इट विल गिव अस द ये RMS होगा. नहीं तो पता लगा ये VM ले लिया तो ऑफ कोर्स nothing is mentioned, so this both will be VRMS, IRMS. I told you, unless they are given, they are giving you the peak values, you will not take that. You will take RMS value. RMS values are standard values. Nothing is mentioned means RMS values के साथ deal कर रहे हैं, क्योंकि voltmeter and ammeter indicate the RMS value. So they are measured by the AC voltmeter. It is measured by AC ammeter. Both read the RMS values. Peak value होगा तो लिख के देंगे यहाँ पे. It is the peak value or maximum value. They will mention it. Then you have to convert it. इसी का सेकेंड पार्ट भी मैंने बनाया था. फेज डिफरेंस निकालना था. अभी छोड़ दो उसको, कल देखेंगे. Now, very important topic of the AC is resonance of LCR series circuit. ब्रेक के बात करें. अभी ब्रेक होने वाला है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ AC, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. तो अभी ब्रेक कर लेते हैं 2-3 मिनट का, उसके बाद ज्वाइन करते हैं.